तो बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था, साइकिल रखो नुमाइश में, बाबा ही रहेंगे 22 में, फिर ट्राई करना 27 में। तो आज चुनाव के नतीजों का सार भी यही है। शुरुआत में ही आपको बता दें, आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों में पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों ने बीजेपी को बहुमत से जिता दिया है और विपक्षी दलों को यह कह दिया है कि अब 2027 में फिर से ट्राई करना, अब 5 साल बाद आना। जो लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जबरदस्त लहर होने की बात कह रहे थे, आज उन्हें यह समझ में आया कि लहर उनके खिलाफ नहीं बल्कि योगी के पक्ष में चल रही थी और बीजेपी ने इन चारों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी वेव की वजह से चुनाव जीता है। योगी आदित्यनाथ के अलावा आज के दूसरे सुपरस्टार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी ने पंजाब में पूरी तरह से झाड़ू लगा दी और पंजाब की राजनीति के बड़े बड़े महाराजाओं को उन्होंने आज धूल चटा दी। आज पंजाब की हालत यह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, बादल हार गए, चन्नी हार गए, सिद्धू हार गए। एक जमाने में मशहूर कॉमेडी शो लाफ्टर चैलेंज में नवजोत सिंह सिद्धू जज हुआ करते थे और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान उस शो में एक प्रतियोगी हुआ करते थे। लेकिन आज नंबर देने की बारी भगवंत मान की थी और उन्होंने अपने पुराने जज नवजोत सिंह सिद्धू को 100 में से 0 नंबर दिए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना रही है फिर से, यह अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों ही चुनाव हार गए हैं। तो आज के चुनावों का विश्लेषण यह है कि यह नए भारत का चुनाव है। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, उनकी ईमानदार छवि और उनके शानदार काम पर जीता गया है, इसलिए कोई भी विपक्षी नेता उनके सामने ठहर नहीं पाया। इस चुनाव से यह भी पता चलता है कि कोविड से 2 साल के लंबे संघर्ष, तमाम लॉकडाउन्स और आर्थिक मंदी के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये और बढ़ गई है। और आज विपक्ष के नेताओं को एक नए वोट बैंक के बारे में भी पता चला है और वो है डबल वी, यानी विकास का वोट बैंक, जिसकी चाबी सिर्फ मोदी के पास है। आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बैंक है जिसके लॉकर में वोट रखे हुए हैं, लेकिन उस लॉकर की चाबी सिर्फ मोदी के पास है। बाकी कोई नेता उसमें से वोटों को विड्रॉ नहीं कर सकता उस बैंक में से, क्योंकि ये वोट तभी विड्रॉ हो सकते हैं, तभी निकल सकते हैं जब आपने काम किया हो, क्योंकि ये विकास के वोट बैंक हैं। और बाकी के जो नेता हैं वो सिर्फ जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। सोचिए, 403 में से 2 सीट। और पंजाब में बुरी तरह हार गई। उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर इस हार के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसी तरह एक और सवाल यह भी है कि क्या मायावती का राजनीतिक करियर अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि आज बीएसपी पूरे यूपी में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। और आज पूरे 1.5 घंटे चुनाव का यह शानदार विश्लेषण आज आप हमारे साथ देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस विश्लेषण को। सबसे पहले आपको इन नतीजों के बड़े हाइलाइट्स बता देते हैं। वैसे तो आपने दिन में देख लिए होंगे, लेकिन फिर से एक बार हमारे साथ आप रिवीजन कर लीजिए। 37 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली है। इससे पहले ऐसा वर्ष 1985 में हुआ था जब कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव में जीती थी। लेकिन आज वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है, यानी कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितने चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो कम से कम हर एक चरण में 7 सीटें तो कांग्रेस जीत सकती थी, हर चरण में 1 सीट। लेकिन 7 चरणों के इस चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, यानी हर एक तरीके से अगर आप लगाएंगे तो हर 3 चरण के बाद उन्हें 1 सीट मिली है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कांग्रेस लगातार नीचे जाने के रिकॉर्ड बना रही है और बीजेपी ऊपर जाने के रिकॉर्ड बना रही है। जैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा। वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी ने अपना 2017 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2017 में उसे 40% वोट मिले थे, लेकिन इस बार 42% वोट मिले हैं, 2% पहले से भी ज्यादा। समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट मिले हैं, बीएसपी को 12.5% और कांग्रेस की तो बात ही क्या है, कांग्रेस को पूरे 2.5% वोट भी नहीं मिल पाए। और यह सब तब हुआ है जब प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उत्तर प्रदेश में डेरा डालकर बैठी थी। उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया था। उन्होंने
स्लोगन भी शानदार दिया था, लड़की है लड़ सकती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस यूपी के चुनाव में 2.5 कदम भी इस बार चल नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग 4 करोड़ वोट मिले हैं। यह कनाडा जैसे देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इन नतीजों से यह बात साबित होती है कि प्रो इनकम्बेंसी वेव नाम की भी एक चीज होती है। पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, तो बाकी के सभी 4 राज्यों में बीजेपी को जिताने की लहर चल रही थी। तो इससे आप ये समझिए, आज के जो चुनाव थे उनमें पंजाब में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वेव थी और बाकी के राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी वेव थी। इससे पहले बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट जो थे और वर्षों से, दशकों से टीवी पर या वैसे भी आप उन्हें सुनते आ रहे हैं, वो हमेशा कहते थे एक एंटी इनकम्बेंसी वेव होती है, मतलब कि 5 साल में जनता उस नेता से और सरकार से परेशान हो चुकी होती है, इसलिए वो बदलाव चाहती है। लेकिन बीजेपी के साथ उल्टा हो रहा है। बीजेपी के साथ जनता परेशान होकर कम वोट नहीं दे रही, बल्कि पहले से भी ज्यादा वोट दे रही है। इसे प्रो इनकम्बेंसी वेव कहते हैं और यह भारत में शायद पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है। इन चुनावों में राजनीति के बड़े बड़े महाराजा भी आज मिट्टी में मिल गए। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, विक्रम मजीठिया और खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। यानी पंजाब में तो कोई बचा ही नहीं। पंजाब की जो मौजूदा राजनीति थी, राजनीति के बड़े बड़े महाराजा थे, ये सारे के सारे धराशायी हो गए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब के चुनावों में एक तरह से रीसेट बटन दबा दिया है। यानी अब पंजाब की जो राजनीति है वो दोबारा से शुरू होगी, एक नई दिशा में, एक नए तरीके से। जैसा उन्होंने दिल्ली में किया था, ठीक वैसा ही पंजाब में किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी दोनों ही चुनाव हार गए हैं। एक और बात, उत्तर भारत में देश अब जाति की राजनीति को पीछे छोड़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की एक बहुत बड़ी हार हुई है। आप देखते होंगे, हम हमेशा जी न्यूज पर यह कहते हैं, क्या कभी वो समय आएगा जब लोग जातियों से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे पर वोट डालेंगे? तो वो समय आ गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये नए भारत का चुनाव है। दूसरी बड़ी बात यह है, आप एक और चुनावी एक्सपर्ट से एक फॉर्मूले के बारे में सुनते आ रहे हैं जिसको हम MY फैक्टर कहते थे, MY फॉर्मूला। तो अभी तक पारंपरिक राजनीति में इसका मतलब होता था मुस्लिम प्लस यादव, इसको कहते थे MY। और ये पुराने जमाने के जो नेता थे उनका ये मनपसंद फॉर्मूला हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव ने और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस फॉर्मूले से न जाने कितने सारे चुनाव जीते हैं। लेकिन अब ये फॉर्मूला पुराना हो गया है, अब इसके नए मायने आ गए हैं। अब इस फॉर्मूले का मतलब है MY का मोदी प्लस योगी। उसकी तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्मूले की नई तस्वीर क्या है। इसके अलावा उत्तराखंड ने नतीजों ने एक बार फिर एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस सरकार बना सकती है, नहीं तो कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कांटे की तो क्या, कैसी भी टक्कर नहीं दे पाई और बीजेपी पहली बार उत्तराखंड में दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत ने अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता आज आखिरकार बना दिया। केजरीवाल का बहुत समय से यह सपना था कि उन्हें भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर जगह दी जाए और आपने देखा होगा जब वो विपक्षी नेताओं की जब कोई बैठक हुआ करती थी तो इससे पहले केजरीवाल को बहुत ज्यादा भाव नहीं मिलता था, उन्हें कहीं पीछे बैठा दिया जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि जब विपक्षी दलों का जो एक साझा मंच बनता है उसमें ममता बनर्जी जैसे जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं या जो दूसरे और राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, उन्हें फ्रंट रो में बैठाया जाता था और अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था कि ये तो एक छोटी सी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये अभी लीड नहीं ले सकते, अभी पूरी तरह से राष्ट्रीय नेता नहीं बने हैं। लेकिन आज केजरीवाल का सपना पूरा हो गया। अब वो कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने ममता बनर्जी जैसे नेताओं के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है। ममता बनर्जी भी चाहती थी कि वो पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में जाएं और राष्ट्रीय नेता बन जाएं, इसीलिए उन्होंने गोवा का चुनाव लड़ा। लेकिन केजरीवाल की पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जिसने एक राज्य के बाहर दूसरे राज्य में भी अपनी सरकार बना ली है और आज गोवा में भी उन्होंने सीटें जीत ली हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति में महत्वाकांक्षाओं को लेकर केजरीवाल का मुकाबला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाला है और कौन जानता है कि केजरीवाल
आज जहां भी आज शाम को बैठे होंगे तो हो सकता है उन्होंने अभी से ही 8-10 साल के बाद ही सही प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने भी शुरू कर दिए होंगे। इन नतीजों ने यह भी संकेत दिए कि अब मायावती का राजनीतिक सफर समाप्ति की ओर है, क्योंकि इन चुनावों में बीएसपी का हाथी प्रभावी नहीं रहा, उतना ही प्रभावी था जितने हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती भी अब बिल्कुल वैसे ही हो गई हैं जैसे हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं। शोपीस बहुत अच्छा है मायावती के रूप में, आप शोपीस के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फोटो अच्छी लगती है, नारों में भी वो अच्छी लगती हैं, उनकी एक जगह है। लेकिन अब चुनाव जीतने की जो उनकी क्षमता है अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। इसलिए अब उनके जो चेहरा है वो आपको सिर्फ पोस्टर्स पर नजर आएगा, क्योंकि आज उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट, 403 सीटों में से एक सीट ही जीत पाई है। आज के जनादेश ने ब्रांड मोदी को अब और भी बहुत मजबूत बना दिया है भारत में, क्योंकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा नाम थे, सबसे बड़ा चेहरा थे। और ये जो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, उनकी ईमानदार छवि पर लड़ा गया और उनकी क्षमताओं पर लड़ा गया, उन्होंने जो काम किया है जमीन पर उस पर यह चुनाव लड़ा गया है। तो अगर चारों राज्यों में जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने बीजेपी को जिता दिया वो है प्रधानमंत्री मोदी का यही चेहरा। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के कार्यालय में गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने क्या कहा, अब आप ये देखिए। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। साथियों, इतना बड़ा भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की ये गारंटी है। मैं एक बार फिर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है, इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकारी है। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सभी मतदाताओं का अभिनंदन करें, मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें।
तो वैसे तो होली इस बार 18 तारीख को है, लेकिन बीजेपी में होली का जो सेलिब्रेशन है वो 10 तारीख से यानी आज से 10 मार्च से ही शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात आज के चुनावों के विश्लेषण की है वो ये कि परिवार वाली जो पार्टियां हैं, आज का दिन उन सब के लिए बहुत ही खराब रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में यह बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने इस बार परिवारवाद पर इस पूरे चुनाव में बहुत चोट की है। अब आप देखिए परिवारवाद को लेकर अकाली दल एक परिवार की पार्टी है, बहुत बुरी तरीके से हारी। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, बुरी तरीके से हारी। बीएसपी एक व्यक्ति की पार्टी है, बुरी तरह से हारी। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, बुरी तरह से हारी। राष्ट्रीय लोकदल एक परिवार की पार्टी है, वो भी हारी। यानी परिवार जो जितनी भी राजनीति कर रहे हैं, पुराने राजनीतिक परिवार अपनी अपनी पार्टियों द्वारा, वो सब हार रहे हैं। यानी भारत का जो नया वोटर है वो अब नेताओं को उनके परिवारों के जरिए नहीं पहचानता, नेताओं को उनके बड़े बड़े चेहरे के जरिए नहीं पहचानता। उसे वो व्यक्ति चाहिए जो काम कर सके। अब उसे वो नेता नहीं चाहिए जो कि लंबे लंबे काफिलों में आते हैं, 100-100, 50-50 गाड़ियों को लेकर जो चलते हैं और जिनकी जो है राजशाही उसे देखने को मिलती है। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा जो पटियाला के हैं, पटियाला के ही आम लोगों ने उन्हें हरा दिया। तो राजनीति में इस समय, भारत की राजनीति में दो तरह के नेता हैं। पहले ग्रास रूटर्स और दूसरे पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स सिर्फ ऊपर जा सकते हैं क्योंकि वो नीचे से उठकर आ रहे हैं, और पैराशूटर्स सिर्फ नीचे आ सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही ऊपर से कूदे हैं। और जो परिवारवाद वाले लोग हैं ये पैराशूटर्स हैं, यानी ये सीधे हवा में ही इन्होंने जंप लगाई है, ये नीचे आ सकते हैं और नीचे आ रहे हैं। और जो ग्रास रूटर्स हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप देखिए आज के चुनाव में जो दो पार्टियां सफल रही हैं, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी, दोनों ही गैर पारिवारिक पार्टियां हैं, किसी एक परिवार की पार्टी ये दोनों ही नहीं है। और ये जो मैं शब्द आपको आज बता रहा हूं, ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स, भगवंत मान एक जमाने में कॉमेडी किया करते थे और वो अलग अलग शोज पर जाते थे टीवी में, और ये बात बहुत जमाना पहले उन्होंने ये कही थी कि ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स में से अगर बनना हो तो ग्रास रूटर बनना चाहिए। और पंजाब के इस समय सबसे बड़े जो ग्रास रूटर हैं वो भगवंत मान ही हैं आज। भगवंत मान ने जमाने पहले एक बार क्या कहा था, आज आपको उनका ये कॉमेडी शो जरूर देखना चाहिए, आप सुनिए। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो तब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भगवंत मान एक दिन कॉमेडी के इस मंच को छोड़कर गंभीर राजनीति में आ जाएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आपको जल्दी से 5 राज्यों के चुनावों का फाइनल स्कोर बता देते हैं ताकि आपको विश्लेषण भी ठीक से समझ में आए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन को 274 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 124, बीएसपी को सिर्फ 1, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला है, हालांकि पिछली बार से उसकी 38 सीटें कम हुई हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी आखिरी ओवर तक बैटिंग की इस बार, लेकिन वो ये मैच जीत नहीं पाए। और अगर आप देखेंगे बीजेपी को 38 सीटों का नुकसान हो रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी को 77 सीटों का फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को। बीएसपी को 18 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान, और इंडिपेंडेंट जो हैं, अदर्स में जो आते हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से झाड़ू लगा दी है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटें मिली हैं, यानी राज्य की लगभग 79% सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीत ली, जबकि कांग्रेस को 18 सीट मिली हैं, अकाली दल को सिर्फ 4, बीएसपी को सिर्फ 1 और बीजेपी को भी सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई हैं। यानी पंजाब के वोटर ने पूरे दिल से पहले ही यह तय कर लिया था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लाना है और वो आखिर तक अपने उसी विचार के साथ बने रहे, चाहे लोगों ने उन्हें कितना भी भटकाने की कोशिश की। उत्तराखंड के चुनावी नतीजों ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 18, बीएसपी को 2 और अन्य को भी 2 सीटें ही मिली हैं। इस राज्य के गठन के उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी दोबारा से
सरकार बनाने में कामयाब हुई। इससे पहले उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, फिर बीजेपी की सरकार आती थी, बारी बारी से आती थी, लेकिन बीजेपी ने आज इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी जीत गई है। इन दोनों राज्यों के नतीजे भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और गोवा, मणिपुर से भी बीजेपी को अच्छी खबरें ही मिल रही हैं। आपकी स्क्रीन पर वहां का भी स्कोर कार्ड है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, बीजेपी को 32 मिली हैं, इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, एनपीएफ को 5 मिली हैं और एनपीपी को भी 7 सीटें ही मिली हैं, अदर्स को 11 सीटें मिली हैं। तो उत्तर पूर्व में बीजेपी का जो होल्ड है अब और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। संक्षेप में इन चुनावी नतीजों का सार यह है कि एक तरफ बीजेपी का एक विशाल मॉल था और दूसरी तरफ विपक्ष का एक छोटा सा स्टॉल था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.